बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। नाइन्थ क्लास की जो नई बुक है, सिंगल नेशनल करिकुलम 2023 और ऑनवर्ड, उस बुक का आज ये पहला लेक्चर है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स, उनका सलूशन देखेंगे कि कैसे हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी उनको कैसे सॉल्व करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपको वीडियो मैंने अपलोड करनी है वो आप तक पहुंच सके। पहला लेक्चर है जी आज। टॉपिक हमारा है हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। ये कोई इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है, लेकिन नंबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है। मे बी इसमें से एमसीक्यूज बन जाए और मे बी ना बने, बट ये सिर्फ तारुफी लेक्चर है जिसके अंदर आपकी बुक के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताना है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताना है कि चैप्टर नंबर 1 में कितने टॉपिक्स हैं और होपफुली उसके कितने लेक्चर्स बनेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये जो लेआउट है, जो बुक मुझे रिसीव हुई है पीडीएफ के अंदर, उसका लेआउट है मैथमेटिक्स 9 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से ये डेवलप की गई है। उसके बाद है जी कंटेंट। इसके जो कंटेंट्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो 13 टोटल चैप्टर्स हैं, जो कि 8th क्लास का तसलसल हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले वाला सिलेबस था 9th क्लास का, तकरीबन वही शामिल कर दिया गया। चैप्टर्स के नाम भी वही हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऑलमोस्ट वही हैं। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले फर्स्ट ईयर्स में होते थे या 10th क्लास के अंदर होते थे, उनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। और दो तीन चैप्टर्स को मिक्स करके भी बाकायदा एक्सरसाइजेज बना के यहाँ पे पेश कर दी हैं। और ये जो चैप्टर है नंबर 1 है, वन बाय वन हम तमाम चैप्टर्स को देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने नेक्स्ट पढ़नी है। सबसे पहले है जी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर वो रैशनल हो या इरेशनल हो उसको हम रियल नंबर बोला करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, ठीक है, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, या इससे रिलेटेड जितने भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे या एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 2 है, जो कि पहले 9th क्लास के जो प्रीवियस हमारा है ना सिलेबस, उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था, लोगारिथम से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि आम जो हमारी है बाकी मैथमेटिक्स छोटी क्लासेस की, उनके अंदर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पावर बना के। ये 3 की तो पावर है, लेकिन ये 9 का क्या लगता है, इसको लोगारिथम बोलते हैं। खैर, हमने लोगारिथम की प्रॉपर्टीज़, लोगारिथम के कवानीन और फिर उनको अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी सॉल्व करना है। और फिर उसको डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई भी करना है। जो प्रैक्टिकल नौइयत के क्वेश्चंस होंगे उनका सलूशन भी हमने ढूंढना है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये वाला। उसके बाद है जनाब चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस। अच्छा, सेट तो ठीक है पहले 10th क्लास के अंदर था, लेकिन ये जो फंक्शंस है ये पहले मैट्रिक लेवल पे नहीं था। इसका तारुफ ही जाके फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास में होता था, लेकिन अब इसे 9th क्लास में शामिल कर दिया गया। कोई बात नहीं, अगर आपने 8th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आपने सेटों का यूनियन लेना, सेटों का इंटरसेक्शन लेना, सेटों को सबट्रैक्ट करना, सेटों का कंप्लीमेंट लेना, ये सब सीखा हुआ है। अगर ये सीखा है तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट्स की पढ़ेंगे। ऐसे दो सेट्स को प्रोडक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लाजमी कह सकते हैं। फिर उससे फंक्शंस डेवलप करेंगे, फंक्शंस की टाइप्स होंगी वगैरह वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। और ये देखिए 37 से लेके 65 पेज तक ये चैप्टर है, तो इसका मतलब ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डाटा जो हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद है जनाब चैप्टर नंबर 4
फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब ये फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ये पहले भी होती है 9th क्लास के अंदर, जो पिछला सिलेबस था उसके अंदर भी थी। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। इसका कुछ पोर्शन आप पढ़ चुके हैं 7वीं 8वीं एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब उसका ये तसलसल है जिसको हम 9th क्लास के अंदर देखेंगे, और पहले ये 10th क्लास के अंदर भी होता था। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर आ गया जनाब 6, ट्रिग्नोमेट्री। टोटली नया चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बुक है इसमें 3 तरह के चैप्टर्स शामिल हैं। एक तो वो चैप्टर्स जो पहले 9th क्लास का हिस्सा होते थे वो शामिल कर दिए गए हैं थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद। दूसरा ये कि बिल्कुल ही नए चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं जो 10th क्लास और फर्स्ट ईयर को मिला के। और तीसरा इस किस्म का है कि जो एसएनसी का सिलेबस है एलिमेंट्री क्लासेस का, उसका तसलसल है, ठीक है। तो ये 3 तरह के चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। कुछ अलजबरा से रिलेटेड हैं, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, कुछ प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हैं यहाँ पे। खैर, उसके बाद है जी सेकंड 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। कार्टेशियन उसका ही ये तसलसल होगा, वो आपने 7 और 8 क्लास में पढ़ा था। अब ये 9th क्लास में आप एक दफ़ा फिर देखेंगे एक्स वाई प्लेन को, या जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नाम दिया गया था। उसके बाद आ गया जनाब लॉजिक। अब ये लॉजिक वाला जो चैप्टर है ये पहले एफएससी में होता था, ठीक है। एफएससी के अंदर इसका तारुफ भी था, फंक्शंस के साथ दिया जाता है। और अब देखिए फंक्शंस भी वहाँ से उठा के तो आपकी बुक के अंदर 9th क्लास के अंदर शामिल कर दिया गया, और उसके साथ जो दूसरा पोर्शन होता था एफएससी के अंदर उसको भी 9th क्लास का हिस्सा बना दिया गया। गो के वैसे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे जैसे वहाँ होते थे, बहरहाल ये है कि इनका तारुफ लाजमी होगा। बहुत आसान नौइयत की है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट ये है कि आप बंदे रहिए, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। और 365 दिन होते हैं साल के। अगर आप, मेरा ख्याल है, 150 या 200 लेक्चर ले लें मैथमेटिक्स 9th क्लास का, तो ये आपको अजबर हो जाएगी। अब मेहनत आपके ज़िम्मा है, बाकी अ, समझ ना आए तो इस बात की गारंटी है। चैप्टर नंबर 9 है जी सिमिलर फिगर्स। ये एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर जो नया सिलेबस है 7वीं 8वीं का 2023 से ऑनवर्ड, ये उसके अंदर सिमिलर फिगर्स भी हैं। थोड़ा सा उसका तसलसल है जो कि यहाँ चैप्टर 1 के आ गया, हम इसको भी देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। अब देखें पहले 8th क्लास के अंदर, अगर आपने मेरी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो 8th क्लास का तमाम जो एसएनसी का सिलेबस है उसका सलूशन मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल पे, जे ऑनलाइन पे। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे, ठीक है। उसी का एक कह लें रिफाइन वर्जन होगा कि हम फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे। पहले तो फंक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, फिर उन्हीं फंक्शंस का ग्राफ हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। पहले जो होता था वो चैप्टर नंबर 10 या 9 से स्टार्ट हो जाता था ज्योमेट्री का पोर्शन, और चैप्टर नंबर 16 तक वही चलता था बहुत आसान। लेकिन बच्चे अक्सर छोड़ देते थे उन्हें, या उस्ताद कराम भी छोड़ देते थे। फिर उसके बाद 11th चैप्टर है लोकस एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का था, हमने बीएससी के अंदर पहले उस सिलेबस में देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पे उसका तारुफ होगा थोड़ा बहुत, तो हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन और लोकस किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है जनाब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये आप 8th क्लास का जो एसएनसी का सिलेबस है, छठी 7वीं 8वीं इवन के 5वीं क्लास के अंदर भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या डाटा अरेंजमेंट के नाम से चैप्टर है। ये बिल्कुल वही है, और ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है स्टैटिस्टिक्स, ये उससे रिलेटेड है। और स्टैटिस्टिक्स की दूसरी जो ब्रांच है उसको आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी। यानी मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा दिया गया होगा, आप फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाएंगे, आप ग्राफ्स बनाएंगे, पाई ग्राफ, चार्ट ग्राफ, बार ग्राफ वगैरह वगैरह, इसके अंदर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर। और फिर जो प्रोबेबिलिटी है इसमें नंबर ऑफ़ चांसेस फाइंड आउट करेंगे,
लूडो की जो गोटी होती है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 होता है, या सिक्के की दो साइड्स होती हैं, या डेक ऑफ कार्ड जिसको आप ताश के पत्ते कहते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी देखा करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये 8th क्लास के अंदर भी बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, 7th के अंदर भी, और छठी क्लास से तो फिर इसका तारुफ शुरू हो जाता है। खैर, अब होगा क्या कि ये 8वीं की तरह ही होगा बेसिकली, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। बहुत ही म्यारी सिलेबस है आपका, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है और क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत है। मेहनत लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम पहले चैप्टर की तरफ, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है ये सिर्फ बुक का इंट्रोडक्शन और चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर डिफरेंट कितनी नौइयत के टॉपिक्स होंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो पुराने मैथमेटिशियंस हैं, या जब से होश संभाली है इंसान ने, उस वक़्त से लेके आज तक जो नंबर्स हैं या गिनती है, उसने जो अदवार देखे हैं उनके बारे में थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले है जी यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जिस काबिल होंगे, वो क्या चीज़ें होंगी। आप सबसे पहले तो हिस्ट्री देखेंगे, सिविलाइज़ेशन थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है? उसकी सिस्टमैटिकल स्टडीज़, यानी स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि कैसे नंबर जो हैं, आपकी गिनती है 1 2 3, वो कैसे डेवलप हुई है, ठीक है? फिर उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर एज अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल की डिटेल पढ़नी है। गो कि मैंने ये रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स 8वीं क्लास के अंदर भी रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है? आप उस प्लेलिस्ट के अंदर से भी हेल्प ले सकते हैं, और यहाँ तो फिर मैं आपको करवा ही रहा हूँ। होगा ऐसा कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूँगा 8वीं क्लास का जो लेक्चर है रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकती हैं। आपको वो पुराना दौर याद आ जाएगा जब आप 8th क्लास के अंदर रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे। फिर उसके बाद होगा जनाब डिमॉन्स्ट्रेट एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। एक दो लेक्चर इक्वलिटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, और एक लेक्चर इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, जो कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ही हैं एक्चुअल में। फिर उसके बाद जनाब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ये टॉपिक होगा, वो है अप्लाई लॉ ऑफ इंडाइसिस, यानी पावर की पावर आ जाए, या पावर के जो असूल होते हैं उनको अप्लाई करके रेडिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना। पहले भी होता था 9th क्लास में रेडिकल, लेकिन ये और चैप्टर था, उसको चैप्टर नंबर 2 का नाम दिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही इसको शामिल कर दिया, तो इसके बारे में हमने देखना है, ठीक है? फिर उसके बाद अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियल नंबर टू रियल लाइफ प्रॉब्लम सच एज टेम्परेचर, बैंकिंग, मेयर ऑफ मेयर ऑफ गेन एंड लॉस, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी जहाँ भी डेली लाइफ के अंदर नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, गिनती इस्तेमाल होती है, उनसे रिलेटेड कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप देखेंगे, इंजॉय करेंगे आप। अब बाकायदा तौर पे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक है, जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया, गो कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना वो भी नहीं है कि आप इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। एक सरसरी सा आप इसको लाजमी देखिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकता है, और जो एमसीक्यूज़ बन सकता हुआ मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है? आपने उन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना है। Introduction to Real Numbers. The history of numbers comprises thousands of years from ancient civilization to the modern Arabic system. अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि पहले क्योंकि गिनती नहीं होती थी, तो इंसान क्या करते थे, हड्डियाँ, लकड़ियाँ, या इस तरह के जो पेबल्स हैं, पत्थर के छोटे छोटे पीस हैं, उनको चीज़ें गिनने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है? अब फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान डेवलप होता गया, फिर उसने क्या किया, इस तरह से ये कंपैरिजन दिया गया कि ये जो पुराना कदीमी लोग होते थे,
वो इस तरह की निशानियाँ या हड्डी कह लें आप, इस तरह की निशानी लगा लेते थे, 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, वगैरह, वगैरह। ये सारी ऐसे चलती जा रही हैं, ठीक है? ऐसे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो दुनिया है उसके अंदर तकरीबन 5 अदवार या 5 जनरेशंस देखी हैं नंबर सिस्टम ने। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा जो सुमेरियंस हैं, मेसोपोटामिया का वर्ड आपने सुना होगा, जियोग्राफी और हिस्ट्री की बुक के अंदर मेसोपोटामिया, यानी जो इराक है आजकल, वहाँ के लोगों को कहते थे सुमेरियंस। अब ये लिखा हुआ है 4500 और 1900 BCE। सबसे पहले तो मैं आपको इसी चीज़ की डिटेल बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता होगी, तो फिर ही आप मैथमेटिक्स की थ्योरी को समझ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं समझेंगे। अब इसमें 4500 पहले लिखा हुआ है, 1900 बाद में लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि 1900 पहले आना चाहिए, 4500 बाद में आना चाहिए। तो इस जो गुत्थी आज इसको सुलझाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है बी, बी का मतलब होगा बिफोर, ठीक है, बी फोर। सी का मतलब है क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या इसको आप कॉमन भी कह सकते हैं, दूसरा इसका नाम है कॉमन। ई का मतलब है इरा, यानी दौर, जिसको उर्दू में दौर कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हैं, उसकी एब्रीविएशन या एक्रोनिम लिखा हुआ है BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कितने साल, 4500 साल पहले से लेके 1900 साल तक। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप देखिए, ये नंबर लाइन एक बनी हुई है, इसके अंदर ना ये दुनिया का स्टार्ट है, यहाँ से जो सिविलाइजेशंस हैं या तहज़ीब है वो पनप रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इससे पहले भी है, ये नहीं कि 2000 साल पहले। मैं आपको सेंटर समझा दूँ, यहाँ पे ये एक निशान सा लगा हुआ है, ये इसका मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये पैदाइश है, ये दरमियान में जो ऐसे तखसीस कर दी गई है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दौर है, ठीक है। इसके राइट साइड पे कुछ गिनती लिखी हुई है, कुछ इसके लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है। अच्छा जी, पहले लेफ़्ट साइड को देखते हैं। ये कायनात में जैसे आपको बता रहा था दुनिया बनी, फिर दुनिया चलते, 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 चलते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के वक़्त सारा चलता गया, चलता गया, चलता गया, और फिर 2000 आ गया, फिर 2024 आ गया और हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले का वक़्त है ऐसे, उसको कहते हैं BC, बिफ़ोर क्राइस्ट, या बिफोर कॉमन एरा। सी का मतलब क्राइस्ट भी है, सी का मतलब कॉमन भी है, ई का मतलब एरा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के साल। ये तो ये देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जितना दूर चलते जाएंगे, ये यहाँ पे 2000 साल है, यहाँ पे 3000 साल होगा, यहाँ पे कहीं 4000 साल होगा, यहाँ पे कहीं 5000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से चलते गए, 2000 साल पहले आ गया, 1500 साल पहले आ गया, 1000 साल पहले आ गया, फिर 500 साल पहले आ गया, फिर 218 साल पहले आ गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा जो अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जा चुके हैं और क़यामत के नज़दीक वापस आएँगे। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बाद वाला एरा है क़यामत तक का, उसको हम कहेंगे एनो डोमिनी या AD। ठीक हो गया, एनो डोमिनी, और इसको CE भी कहते हैं, यानी कॉमन एरा, या इसको AD कहते हैं, ठीक है। जैसे 500 साल हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, फिर 1000 साल, फिर 1500 साल, फिर 2000 साल, फिर 2020, फिर 2024, ठीक है, फिर 2030 आएगा, फिर 2050 आएगा। तो राइट साइड पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हम दूर जा रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की तरफ जा रहे हैं। अब अगर मैं ये 2 वैल्यूज़ ले लूँ, ये वाला, कुछ लोग जो इस दौर में पैदा हुए हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले और 1000 साल पहले के दरमियान में जो लोग हैं, तो साथ फिर लिखना होगा तो हम लिख देंगे BCE, ठीक है, या अकेला BC लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4500 साल से लेके 1900 साल के दरमियान जो लोग पैदा हुए, मैं यहाँ पे अ, दिखाता हूँ आपको बना के। ये जैसे मैंने बताया 4500, तो ये 5000 और 4000 के दरमियान में होगा, 1900 तक आया है जनाब। 2000 से कुछ थोड़ा सा पहले यहाँ पे 1900 है ये।
इस दौर में जो लोग पैदा हुए हैं उसको कहते हैं सुमेरियंस। और ये कौन सी जगह थी? इराक़ की जो सबसे पहली तहज़ीब मानी जाती है दुनिया की, मेसोपोटामिया की। तो वो लोग क्या करते थे, उन्होंने एक हेक्साडेसिमल यानी बेस 60 का सिस्टम बनाया हुआ था गिनने के लिए। और वो मुख्तलिफ़ जो शक्लें हैं, जैसा कि कोन है, मोती है, ठीक है? और बड़ी कोन है, लार्ज परफोरेटेड कौन है? परफोरेटेड, परफोरेटेड कहते हैं किसी चीज़ से खुरच के ना उसके अंदर शगाफ बना लेना या सुराख सा बना लेना, बड़ी कौन के अंदर। फिर स्फेयर है और परफोरेटेड स्फेयर है। स्फेयर कहते हैं फुटबॉल टाइप या गेंद की टाइप। परफोरेटेड का मतलब है उसके अंदर छेद कर दिए गए, यानी उसके अंदर सुराख से बना लेते थे वो। अब उसमें जो होती थी, एक कौन होती थी, वो एक को ज़ाहिर करती थी। जो मोती होते थे वो 10 को ज़ाहिर करते थे। इसलिए बड़ी जो कौन होती है, या जो खाली कौन होती थी, जो स्फेयर होती थी, खाली स्फेयर होती थी, वो बड़े-बड़े यूनिट्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ हम ये देख रहे हैं कि नंबर्स जब इंसान ने यानी चलना-फिरना या सीखना स्टार्ट किया, तो नंबर्स को कैसे उसने लिया। तो ये हम उसका थोड़ा-सा ओवरव्यू देख रहे हैं। ये थी एक सिविलाइज़ेशन या तहज़ीब इंसानों की, कि जिन्होंने गिनती स्टार्ट की। और चीज़ों जो थे ना गिनती, क्योंकि ये वाली तो होती नहीं थी, ये तो अभी बनी है, हिंदू और अरबिक किसको कहते हैं, ठीक है? ये वाली गिनती तो अभी चंद सौ साल पहले बनी है, ये वाली। अच्छा जनाब, अब मैं कलर चेंज करता हूँ और हम चलते हैं सुमेरियंस के बाद का दौर और हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का दौर। तो लिखा हुआ है इजिप्शियंस। दूसरी जो तहज़ीब है या जो कौम थी, वो थी इजिप्शियन यानी मिस्री। 3000 साल से लेके 2000 साल के दरमियान। यहाँ पे कहीं 3000 साल है, ठीक है? और यहाँ से लेके 2000 साल पहले तक के जो लोग हैं, यानी 1000 साल का वक़्त बनता है, ये यहाँ तक के जो लोग हैं, ये। अब ये मिस्र के अंदर थे, ये रेड कलर वाले जो हैं, ये मिस्र के अंदर थे, मिस्र के अंदर। यूज्ड डेसिमल बेस 10 सिस्टम ऑफ काउंटिंग, ठीक है? जैसे आज हम गिनती हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बेस 10 का सिस्टम बनाया हुआ था। और लेकिन ये हमारे वाली गिनती नहीं थी, बल्कि उन्होंने 1 को इस तरह से यू शेप, उल्टा यू है, उसको 10 के लिए ये एक बना हुआ है ऐसे। इस ये 100 को शो करता था, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से। ये 10 लाख को शो कर रहा है, ये 1 लाख को शो कर रहा है, ये 10,000 को, ये। तो ये मुख्तलिफ जो थी ना अ, मिस्री जो लोग थे फ़िरौन के दौर वाले, ये उन्होंने जनाब मुख्तलिफ अपना सिस्टम बनाया हुआ था। अगर उन्हों को लिखना था ना, 2525 लिखना था, तो वो 2000 को अलहदा लिखते थे, ठीक है? फिर उसके अंदर 500 को अलहदा लिखते थे, फिर 20 को अलहदा लिखते थे, और फिर 5 को अलहदा लिखते थे। यानी ये वही प्रैक्टिस है जो आप आई थिंक क्लास 4 के अंदर सीखते हैं। तो ये जनाब थे मिस्र के लोग, जिन्होंने डेवलप किया अपना बेस 10 का सिस्टम। फिर उसके बाद आगे जो रोमन्स, जो आजकल इटली का एरिया है, तुर्की के साथ इटली का, और आगे इराक और इसराइल और ये सारा जो पट्टी बनती है, उनको कहते हैं रोमन्स। और ये किस वक़्त के हैं? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में 500 साल पहले से लेके 500 साल बाद तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दौर है, ये वाला। अब इस दौर की हम बात कर रहे हैं। ये वाला दरमियान में नहीं दिया आपकी बुक के अंदर। आई डोंट नो कि कोई मिस्टेक हुई है या क्या वजह है, बहरहाल इस दौर की अब बात हो रही है। रोमन्स यहाँ पे हैं, यानी इसी दौर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। यूज़ द रोमन न्यूमेरल सिस्टम। ये जो आपके जुज़ होते हैं बुक के अंदर, अज्ज़ा लिखे होते हैं, पहला जुज़, दूसरा जुज़, तीसरा जुज़, ठीक है? इसको कहते हैं रोमन गिनती या रोमन नंबर्स। तो ये रोमन नंबर्स हैं। इसमें जो 10 होता है, 1 को आई से, और 5 को वी से, 10 को एक्स से, फिर उसके बाद आ जाता है 50, उसको एल से, फिर आ जाता है 100, उसको सी से, फिर आ जाता है 500, उसको डी से, और फिर आ जाता है 1000, जिसको एम से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये तमाम जो सिस्टम था, ये बनाया था उन्होंने, इन्होंने रोमन्स, जो इटली वाले थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से लेके 500 साल बाद तक, यानी 1000 साल
कि ये तहज़ीब है रोमन्स की, ये इन्होंने डेवलप किया था ये वाला सिस्टम चीज़ों को गिनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, चलें रीड कर लेते हैं। रोमन्स न्यूमेरल रिप्रेजेंट्स अ नंबर सिस्टम दैट वाज वाइडली यूज्ड थ्रू यूरोप एज अ स्टैंडर्ड राइटिंग सिस्टम अंटिल द लेट मिडल एजेस। अब मिडल एजेस कौन सी होती हैं? 470 से लेके या 476 से लेके 1400 तक या 1450 तक का जो वक़्त है, इसको कहते हैं मिडल एजेस। ठीक है, ये वाली एजेस उस वक़्त यूरोप इस्तेमाल करता था इन रोमन्स गिनती को। द एंशिएंट रोमन्स एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन अ नंबर रीच्स 10 इट इज़ नॉट ईज़ी टू काउंट ऑन वन्स फिंगर्स, यानी उँगलियों के ऊपर 10 तक हम गिन सकते हैं, उसके बाद नहीं गिन सकते। फिर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जो अ, इससे रिज़ेम्बल करता था, जिसको आज हम गिनती का सिस्टम या रोमन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जनाब। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सी है वो किस चीज़ को शो करता है? सी 100 को शो करता है। ठीक है, डी 500 को करता है और एम है सबसे बड़ा जो कि 1000 को करता है। बाकी आई वी एक्स ये तो आप यूज़ करते ही हैं, ये लिखी हुई है यहाँ पे रोमन गिनती। आप छोटी क्लासेस के अंदर हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करते रहे हो। अब चलते हैं हम आगे। इंडियंस आ गए जी। हमारा बरे सग़ीर का जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया, 500 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेके 1200 साल तक ये तहज़ीब इंडियंस की दिखाई गई है। ठीक, अब ये कैसे हमें पता चलेगा? जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछली जो हमने पढ़ी तहज़ीब वो 500 से 500 सीई तक थी, बीसी से लेके सीई। लेकिन अब यहाँ से लेके 500 से लेके तकरीबन 1200 तक, यानी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इंडियंस ने हुकूमत की है, यानी जो इंडियन सिस्टम था इन्होंने डेवलप किया। हम यहाँ से स्टार्ट हुए, पहले सुमेरियंस आए, फिर सुमेरियंस के बाद आ गए जनाब मिस्र वाले, फिर मिस्र के बाद आ गए ये जो रोमन्स हमने देखा। अब रोमन्स के बाद इंडियंस आ गए हैं। ठीक है, अब इंडियंस ने क्या किया, दे डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। हाँ, मैथमेटिक्स के अंदर ये जो ज़ीरो है ये वाली, ये जनाब ज़ीरो इंडियंस ने यानी बरे सग़ीर के जो मैथमेटिशियंस थे ये उन्होंने ईजाद की थी। पहले ज़ीरो का कंसेप्ट ही नहीं था। वो जब तफरीक करते थे ना ऐसे 2 - 2, तो इसका कोई जवाब नहीं हुआ करता था उनके पास। और मज़े की बात है उस वक़्त ये वाली काउंटिंग भी नहीं हुआ करती थी, रोमन्स होती थी या जैसे हमने ऊपर पढ़ा है बाकी तहज़ीबों की वो होती थी, लेकिन इनका जवाब नहीं था उनके पास। फिर जो इंडिया के हिंदू या जो भी उस वक़्त के यहाँ पे थे लोग, उन्होंने ज़ीरो को ईजाद करके शामिल कर दिया 10 सिस्टम के अंदर। Ancient Indian mathematicians have contributed immensely to the field of mathematics. The invention of zero is attributed to the Indians, and this contribution outweighs all other made by any other nation, since it is the basis of the decimal number system, without which no advancement in mathematics would have been possible. The number system used today was invented by Indians. ये जो आज हम गिनती देखते हैं ना, ये वाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 6, 7, 8 और 9 तक चलती है। ये कौन सी है? ये जनाब इंडियंस ने बनाई थी, बरे सग़ीर वालों ने। फिर अरबी ताजर यहाँ पे आए और अरबी ताजर यहाँ से सीख के उसको अरब के अंदर और यूरोप के अंदर लेके जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उस वक़्त तक वहाँ पे ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं था यूरोप के अंदर। ये मैं मुसलमानों से भी पहले की बात कर रहा हूँ, अरब की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अरब की बात। एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल because Indians invented them and the Arab merchants took them to the western world। जो ताजर थे वो इसे ले गए थे यूरोप के अंदर। यहाँ पे एक लिस्ट आपको नज़र आ रही है कि जो इंडिया के थे ना मैथमेटिशियंस, वो कौन कौन से थे पुराने। वो थे आर्यभट्टा, ठीक है, पुराने रियाजीदान जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है नंबर सिस्टम की वजह से। फिर आ गया ब्राह्म गुप्ता, ये दूसरे नंबर पे है ब्राह्म गुप्ता। फिर आ गया भस्कारा वन, ठीक है, फिर उसका बाद आ गया भस्कारा टू। अब ये क्या है, भस्कारा आचार्य इसका नाम है। वराहा मिनेर्या पिंगाला मधावा ऑफ संगा मगरामा महावार्या
महावीरा, जेस्था डीवा। उसके बाद जनाब सबसे अहम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पे इंडिया ने एक मूवी भी बनाई हुई है, और वो कौन सा है, वो ये लास्ट बार है, श्रीव्यासा रामानुजन। ये वाला रामानुजन। विशु शर्मा, कशायपा वगैरह, ये सारे आपका इससे लेना देना कुछ नहीं है, जस्ट मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि इंडियन जो मैथमेटिशियंस थे आज से कई सौ साल, सैकड़ों और हज़ारों साल पहले, वो ये लोग थे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अब अरब की तरफ। वही अरब्स जो यहाँ से ताजर लोग, यहाँ से लेके जो नॉलेज गए थे वहाँ पे वापस, वो लोग कौन से थे? वो 800 से लेके 1500 सीई मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का वक़्त, ये वाला कॉमन एरा, 800 से लेके 1500 तक, ये वाला दौर, ऐसे। ठीक है, इंडियंस के बाद वाला या इंडियंस के साथ वाला दौर। फिर वहाँ से आप देखें, अब 1500 आ गया। 1500 यानी कि आज से 500-600 साल पहले की बात है। इंट्रोड्यूस्ड अरेबिक नुमेरल्स, ज़ीरो से लेके 9 तक टू यूरोप। इन्होंने यूरोप में जाके इनको इंट्रोड्यूस करवाया। द इस्लामिक वर्ल्ड अंडरवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन मैथमेटिक्स। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी प्लेड अ की रोल ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूसिंग अलजबरा एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि ख्वारिज़मी किस फील्ड के अंदर काम करता था, तो उसका जवाब होगा अलजबरा। ठीक है। 9th सेंचुरी, किस 9th सेंचुरी यानी 800 समथिंग में, 800 समथिंग। अच्छा, आपको पता है इस्लाम कब आया था? 532 एडी, या इसको सीई कह लें आप। यानी जब इस्लाम आया है, इस्लाम आने के तकरीबन 100-200 साल बाद जो थे मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, अब ये फील्ड में मैदान में आना शुरू हो चुके हैं। अल ख्वारिज़मी approach, departing from earlier arithmetical traditions, laid the groundwork for the arithmetization of algebra, influencing mathematical thought for an extended period. Successors like Al-Karaji expanded his work, contributed, सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है। बस दो अरफी बात ये है कि मुस्लिम्स ने इंडियन से आके सीखा नंबर सिस्टम, और उसे जाके यूरोप में जाके बता दिया या इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब लिस्ट में आपको दिखाता हूँ कुछ मशहूर जो अ, मुसलमान साइंस थे ना, मैथमेटिशियन, साइंसदान, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले तो उमर ख़य्याम है, फिर अल फ़ाराबी है, इब्न हैशियम है, अल कराजी है जो कि इसका शागिर्द कह लें, या इसके बाद इसके काम को, ख़ारज़मी साहब के काम को आगे लेके चला। फिर अबू कामिल है, अल बिरूनी है। अल बिरूनी का नाम तो आपने सुना होगा साइंसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा। ये वो मुस्लिम या अरेबिक मैथमेटिशियंस हैं जिनकी वजह से यूरोप के अंदर ये वाले जो अरेबिक है, हमारी जो गिनती है इंडिया से वहाँ तक पहुँची, और इसको हिंदू अरेबिक या इंडियन अरेबिक का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछली स्लाइड के ऊपर मौजूद है, ये इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल जिसे कहा जाता है, इस गिनती को, जो आजकल हमारे यहाँ चल रही है। फिर उसके बाद है जी इसी का शागिर्द कह लें या उसी फील्ड का बंदा, फाइबोनाची। फिर रैनिड, ये जॉन वेलेस, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और आखिर में मुस्लिम साइंसदान का नाम लिखा हुआ है, रियाजीदान का, और उसका नाम है अलतूसी। ठीक है, तो ये मुसलमान साइंसदान थे। ठीक है। और उसके बाद आ गया जनाब मॉडर्न एरा, यानी आज का दौर, आज से 300 साल पहले से लेके सन 1700 से लेके आज तक। आपको पता है कंप्यूटर ने, टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने इसी फील्ड के अंदर आके सबसे ज़्यादा इसी दौर के अंदर आके तरक्की की है। क्यों? कि बेस 2 का सिस्टम और बेस 16 का सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम जो था, सॉरी हेक्सागोनल मैंने गलत बताया, हेक्साडेसिमल सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इसलिए कंप्यूटर ने और साइंसिस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे अरेबिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं या मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके पीछे जो है वो बेस यही है, इन लोगों की कुर्बानियाँ कह लें या
आप एवोल्यूशन कह लें कि आहिस्ता 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 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है सुमेरियन से लेके कि मॉडर्न मैथमेटिशियंस तक। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं पाकिस्तान के मैथमेटिशियंस, इनमें से कुछ वफ़ात पा चुके हैं और कुछ इस वक्त अभी ज़िंदा हैं। इनमें ये जो लास्ट वाले दो हैं, डॉक्टर मुजाहिद अब्बास साहब और डॉक्टर खुर्रम साहब, ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के मेरे टीचर्स हैं। ठीक है, इनका नाम मैंने लिखना मुनासिब समझा ताकि आपसे इंट्रोडक्शन हो सके। डॉक्टर खुर्रम साहब मेरे सुपरवाइज़र हैं। डॉक्टर मुजाहिद साहब जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का, ये उनके हेड हैं, चेयरपर्सन हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर था इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आज तक जो हमारी मैथमेटिक्स या हमारी जो गिनती नंबर सिस्टम पहुंचा है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 4500 साल पहले से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2024 साल तक हमने देखा कि किस तरीके से जो नंबर सिस्टम है वो डेवलप होता आ रहा है वक्त के साथ साथ। तो ये थोड़ा सा तारुफ था, आपने इसको याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक दफ़ा आप लेक्चर ये वाला सुन लें या एक दफ़ा अपनी बुक के अंदर से पढ़ लें, दिस इज़ मोर देन इनफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।